नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे यशपाल समिति। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग यशपाल समिति के शुरुआती बातों को जाने, प्रोफेसर यशपाल कौन थे उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, उनकी सेवा के बारे में जाने, उनके सम्मान के बारे में जाने एवं इस समिति के उद्देश्य के बारे में जाने। और इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसका क्या शीर्षक था, शिक्षा बिना बोझ के, जो बड़ा महत्वपूर्ण है शिक्षा समितियों में। कभी कभी प्रश्न बन के आ जाता है कि शिक्षा बिना बोझ के किस समिति की रिपोर्ट का टाइटल था, तो यशपाल समिति। आइए आज इनके हम सुझाव के बारे में अध्ययन करें। यशपाल समिति ने प्रमुख सुझाव दिए। इनको जो कमेटी द्वारा गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के सभी स्तरों की समीक्षा करना एवं विचार देना, विशेषकर छोटी कक्षाओं के बच्चों को जो स्कूली पढ़ाई के दौरान स्कूली बोझ का उन पर दबाव पड़ता था उसको कम करना एवं परीक्षा और पढ़ाई में गुणवत्ता बनी रहे, इस पर भी विचार करना था, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अपने सुझाव को दिए। उनके सुझाव का आइए क्रमवार अध्ययन करें। पहला इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल बैग समानता या औसतन 4 किलो का हो। इनके अनुसार जो पब्लिक स्कूल है या प्राथमिक स्कूल है वहां के बच्चों का जो स्कूली बैग है वो 4 किलो औसतन हो, उससे अधिक ना हो। आगे देखते हैं। अगला इन्होंने कहा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तक ना हो। इनका कमेटी का या इनका मानना था कि प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक विज्ञान की पुस्तक न हो, उसके स्थान पर उनको प्रकृति संबंधी या विज्ञान की जो भी चीज है अनुभव द्वारा या आसपास के द्वारा ही बताया जाए, जिससे बच्चों को अतिरिक्त बोझ ना महसूस हो, क्योंकि कुछ कठिन विषय होते हैं तो बच्चे उस पढ़ाई में बोझिलता महसूस करते हैं। अगला पॉइंट है भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना। यानी इनका ये मानना जो हमारी भाषा है, आसपास जो बोलचाल की भाषा है उसको ही मिला करके अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना एवं अध्ययन के दौरान उन शब्दों का प्रयोग करना, जिससे बच्चों को लगेगा कि ये हमारे आसपास की ही भाषा है और उनका रुचि बना रहेगा। अगला पॉइंट है गणित विषय को रटने के स्थान पर समझाने पर जोर देना। क्योंकि होता है जो कठिन विषय है, जैसे गणित विषय है तो बच्चे अक्सर भागते हैं, तो उनको रटने के स्थान पर समझाना, विभिन्न प्रकार के उदाहरण देके विभिन्न विधियों के द्वारा उनको सरल बनाना, जिससे बच्चे में रुचि बनी रहे। अगला देखते हैं कक्षा 6 से 8 तक स्वतंत्रता के बाद का इतिहास उनको पढ़ाया जाए। इनका ये मानना है जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं यानी उच्च प्राथमिक कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद का इतिहास भी उनको बताया जाए, पढ़ाया जाए, जिससे वो उसके बाद के इतिहास से अवगत हों। अगला देखते हैं बच्चों की अगला है बच्चों की रोज की दिनचर्या में उनकी क्षमता को दिखाने, सोचने, समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिल पाता है। इनके अनुसार जो बच्चों की दिनचर्या, जैसे स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, होमवर्क करते हैं, इतना ज्यादा समय स्कूली या होमवर्क पर लग जाता है कि बच्चों को अपना व्यक्तिगत रुचि दिखाने, सोचने, समझने एवं विश्व या भारत के बारे में जानने समझने का मौका नहीं मिल पाता है। इनके अनुसार कि बच्चे अपना बहुत सारा समय अपने पढ़ाई में दे देते हैं, जिस कारण उनको अपना व्यक्तिगत वो चाहे क्षमता हो, रुचि हो, सोचने समझने के बारे में नहीं मिल पाता, जो उस पाठ्यक्रम की कमी है इस समिति के अनुसार। अगला देखते हैं पाठ्यक्रम को पूरा करना अपने आप में एक लक्ष्य है। इसका शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं। इनका ये मानना है कि पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षक हो
या बच्चे हों, दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि पहले पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए। बाकी वो शिक्षा का अन्य उद्देश्य दार्शनिक हो या सामाजिक हो नहीं मतलब है, सिर्फ एक उद्देश्य बन जाता है कि पाठ्यक्रम को पूरा करना पूरा करना पूरा करना, जिसके कारण हमको आसपास के बारे में, अन्य चीजों के बारे में सोचने समझने का मौका नहीं मिल पाता। ये इनके अनुसार एक कमी है कि पाठ्यक्रम को पूरा ही करने में सारा समय निकल जाता है। अगला देखते हैं, नागरिक शास्त्र और भूगोल के साथ नवीन समान ज्ञान को भी पढ़ाया जाए। इनका ये मानना है समिति का कि जो नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, तो उसमें तो हम अधिकारों के बारे में और भौगोलिक बातें बताते हैं, उसके साथ ही समान ज्ञान की नवीन बातों, जैसे राज्यों का क्या विकास हुआ, आसपास क्या घटना घटित हुई आदि नई बातों को भी बताएंगे। तो बच्चे पुरानी बातों को जानने के साथ साथ नवीन बातों को भी जानेंगे, जिससे उनके बौद्धिक विकास में वृद्धि होगी। अगला देखते हैं, इन्होंने कहा बड़ी कक्षा में, इस रिपोर्ट के अनुसार बड़ी कक्षा में भारी पाठ्यक्रम, कठिन विषय आदि के कारण बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इनका ये मानना है, पुनः सुन लीजिए, बड़ी कक्षाओं में अधिक पाठ्यक्रम, कठिन विषय आदि के कारण उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ऊंची कक्षाओं में इतना अधिक पाठ्यक्रम है, कठिन विषय है, अधिक पुस्तकें हैं, वो उसी में उलझ के रह जाते हैं। सुबह शाम जाते हैं, फिर घर आते, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं और उसी में दिन रात लगे रहते हैं। तो सिर्फ शिक्षा क्योंकि पाठ्यक्रम अधिक है, वो बोझ बन जाता है। तो बच्चों का जो शुरू से उच्च कक्षा तक व्यक्तित्व विकास होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जब समय मिलेगा तभी ना होगा। सुबह शाम जाइए, छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए, आजकल छोटे बच्चे हैं, पता चला शाम को कहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 1 का 2 का बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, या उसके बाद टीचर आ जाए। अब बताइए, कक्षा 1, 2, 3 के लिए क्या वो पाठ्यक्रम बोझ नहीं बन रहा है कि स्कूल गया उतने घंटा, घर होमवर्क करेगा, टीचर आएगा पढ़ाएगा, तो उसका व्यक्तित्व विकास कब होगा, कब वो सोचेगा? तो इस बातों को इस समिति ने गौर किया, इसलिए कहा जो पाठ्यक्रम वजनी है, बोझ है, उसको कम किया जाए, जिससे बच्चों का प्राथमिक से उच्च कक्षा तक विकास हो सके। देख लीजिए, और इस समिति ने भी अपनी कुछ बातों को बोझ संबंधी विचार को लेकर कहा है, उस पर चर्चा करते हैं। इस समिति ने कहा है कि बच्चों के लिए स्कूली बैग, ये यशपाल समिति का कथन है, यशपाल समिति द्वारा कहा गया है, बच्चों के लिए स्कूली बैग के बोझ से ज्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। पुनः सुन लीजिए, बच्चों के लिए स्कूली बस्ता के बोझ से ज्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। ये यशपाल समिति ने कहा कि बोझ तो ज्यादा है ही है, उसके साथ ही साथ बच्चे छोटे हैं, कक्षा 1 और 2 के या प्राथमिक विद्यालय के, वो समझ ही नहीं पाते कि वो बोझ जो ढो रहे हैं क्या है, मतलब कौन सी पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। 7-8 किलो का बैग है, कंधा दर्द करने लगता है, आदि परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इनका एक और कथन है यशपाल समिति का, भारी बस्ता या बैग भी कहीं होता है, भारी बस्ता एक बोझ है। ये भी है, कभी कभी ये प्रश्न बन के आ जाता है कि किस समिति का कथन है, भारी बस्ता एक बोझ है, तो यशपाल समिति का कथन है। इनका जो सुझाव है ये इतना महत्वपूर्ण है कि सुझाव जब हम चर्चा करते हैं तो हमको विशेष रूप से एक बात जानने को मिलता है कि समिति का जो एक प्रमुख उद्देश्य है कि छोटी कक्षाओं में पाठ्यक्रम को कम करना एवं उस पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना और शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहे। कि जो ये समिति है ये छोटी कक्षाओं में विशेष रूप से उसके बोझ को कम करने संबंधी अपने सुझाव को दिए हैं। आइए इनके सुझाव का अगला पॉइंट जानते हैं। स्कूली ज्ञान में सच्चाई का अभाव है और वह नीरस और बोझिल बन जाती है। इस समिति का ये मानना है जो स्कूली पढ़ाई है या पाठ्यक्रम है उसमें सच्चाई का अभाव है कि पुस्तक का ज्ञान दूसरा है, वास्तविक ज्ञान दूसरा है, जिस कारण वह पाठ्यक्रम या वह विषय नीरस और बोझिल बन जाता है, जिससे बच्चों में उबन होने लगती है। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम पुस्तक में किसी वस्तु का
अवलोकन करने के स्थान पर उसके चित्र का अवलोकन होता है और जिसमें अनुभव का अभाव होता है और वह चिंताजनक है। इनका ये मानना है कि पाठ्यक्रम में पुस्तक में किसी वस्तु का अवलोकन होना चाहिए, जबकि हम उसके चित्र का अवलोकन करते हैं जिसमें अनुभव का अभाव होता है। जब चित्र का करेंगे तो अनुभव का अभाव होगा और वो एक चिंताजनक विषय है। इनके सुझाव के अनुसार ये है कि जो चीज को हमको वास्तविक अध्ययन करना चाहिए उसके चित्र का अनुभव करते हैं या अध्ययन करते हैं, जिसके कारण हमारे उस विषय में चिंता की बात उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है। इस समिति का सुझाव है कि स्कूलों की स्थिति जो है चिंताजनक है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम का बोझ, शहर से ग्रामीण क्षेत्र पहला है। इनका ये मानना है जो स्कूल है उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। क्यों? क्योंकि शिक्षक लगातार स्कूल नहीं जा रहे हैं और पाठ्यक्रम का जो बोझ है वो शहर से ग्रामीण तक पहला, अर्थात शहर में तो ये स्थिति आ ही गई है और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका बोझ का जो एक दौर है वो ग्रामीण क्षेत्र तक फैल गया है, जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आई है। इससे समिति ने इस बात को कहा है। आगे देखते हैं, स्कूली बच्चों हेतु स्कूली शिक्षा नीरस और बोझिल और अरुचिकर है और कटु अनुभव प्रदान करती है। इस समिति का यह मानना है कि स्कूली बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली बच्चों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा है वह नीरस हो गई है, बोझिल हो गई है, अरुचिकर हो गई है और कटु अनुभव प्रदान करने वाली हो गई है। यदि हम उसमें कोई नवीनता नहीं लाएंगे, सिर्फ बस्ते का बोझ बढ़ाते जाएंगे, एक पुस्तक और, तो वो एक नीरस पाठ्यक्रम को ही जन्म देगी। और इसी संबंध पर ये समिति ने कहा है कि बस्ते के बोझ को कम किया जाए, उसमें कुछ नवीनता लाया जाए और हम बच्चों में रुचिपूर्ण अध्ययन को अंदर से पैदा कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक का अनुपात, प्राथमिक शिक्षक में जो शिक्षक का अनुपात इसके पहले था 1:40, अर्थात 40 बच्चों पर एक अध्यापक होता था। इसको इन्होंने घटा के 1:30 कर दिया, अर्थात 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा, तभी बच्चों को वो समुचित रूप से देख पाएगा, समझ पाएगा। फिर से सुन लीजिए, प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षक का अनुपात 1:40 था, यानी 40 पर एक अध्यापक थे, उसको घटा के 1:30 अर्थात 30 बच्चों पर एक अध्यापक कर दिया। कुछ अन्य बातें देखते हैं जो इससे संबंधित है कि राष्ट्रीय पाठचर्या या पाठ्यक्रम के रूप में, जिसको एनसीएफ भी कहते हैं, में एक 38 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ही थे, जिसको हम पढ़ा रहे, ये उससे संबंधित है इसलिए हम बता दिए। ये भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या यानी पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ के जो 38 सदस्यीय कमेटी थे उसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर यशपाल। एक और प्रश्न बनता है, ज्ञान के विस्फोट की अवधारणा, ज्ञान के विस्फोट की अवधारणा किस समिति से संबंधित है? तो यशपाल समिति से। इस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन किया यशपाल समिति के बारे में। आइए हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। यशपाल समिति कब बनी? 1992 में। और कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी? 1993 में, 15 जुलाई 1993 में। इस समिति का क्या अन्य नाम है? तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992-93। इस समिति का जो प्रमुख बिंदु क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के छोटी कक्षाओं में स्कूली बैग को कम करने के लिए इन्होंने एक नए सुझाव को दिया और जो रिपोर्ट दिया उसका जो टाइटल था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। और क्या था इस समिति में? ये भी कहा गया कि जो स्कूली विषय है उस पर अनुभव की कमी है, नीरसता का कमी है एवं उसको वास्तव जीवन से जोड़ा जाए, किताबी बातों को थोड़ा कम करते हुए अनुभव पर जोर दिया जाए। इस प्रकार छोटे बच्चों को उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ने में विशेष योगदान होगा। इस प्रकार हम लोगों ने जाना
की यशपाल समिति के क्या अपने सुझाव थे, जो एक बार पुनः बता दे, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है कि यशपाल समिति ने किस बात पर अपना एक पूरा रिपोर्ट आधारित था। तो पाठ्यक्रम के भारी बोझ को कम करने के लिए, पाठ्यक्रम के भारी बोझ को कम करने के लिए, विशेषकर छोटी कक्षाओं के लिए, जो इनके रिपोर्ट का टाइटल था शिक्षा बिना बोझ के। कई बार इसलिए बता रहे हैं कि ये जब कई बार बताएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको इस समिति का जो मुख्य बातें, बाकी चीज तो लगभग हर समिति में कुछ बातें रहती, लेकिन कुछ जो अलग बातें हैं यही इनकी विशेष बातें हैं, और उस विशेष बात को ही हम पुनः बार बार बता रहे हैं कि जो इस रिपोर्ट इनका था, उसके टाइटल था या शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, यानी छोटी कक्षाओं में बस्ते को बोझ को कम करने संबंधी इन्होंने सुझाव दिया। इस प्रकार हम लोग यशपाल समिति के बारे में अध्ययन किए। इसके बाद कुछ अन्य शिक्षा कुछ समितियां के बारे में कुछ अभियान चला था, या शिक्षा के लिए जो जन जागरण किया था कुछ समिति के बारे में या कुछ संस्था के बारे में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।